बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर आपका जो है वो आज 13 है। ठीक है। और कल मैंने जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करवाई थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशंस बताई थी। सही है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। आज जो है वो उसकी डिफरेंसेस हैं कि काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बेटा बेटा ये अपना माइक ऑफ रखें। बेटा यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस अगर आते हैं आपको तो 3 पॉइंट्स हैं उसके। ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कि कोई भी एनर्जी जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसके मोशन की वजह से, ठीक है, उसके चलने की वजह से, उसके कोई भी काम करने की वजह से, तो वो चीज जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। तो लिहाजा कोई भी एनर्जी जो किसी बॉडी के मूवमेंट की वजह से जनरेट हो, जैसे चलती हुई कार है या कोई भी जो है वो बॉल है जो कि थ्रो की गई है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। और बॉडीज इन मोशन हैविंग काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पॉइंट कि किसी भी बॉडी में कोई भी बॉडी जो मोशन की पोजीशन में हो, मोशन में हो, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगी। और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास k डॉट ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो वो एनर्जी जो किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से हो वो कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सही है। वो बॉडी जिसके अंदर जो है वो कोई वो एनर्जी जिसका ताल्लुक बॉडी की पोजीशन से हो, यानी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लग रहा है, तो उसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसी तरह कोई इलास्टिक बॉडी है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। एक है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका ताल्लुक जो है वो आपकी ग्रेविटी से होता है। ठीक है। कि जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और एक होती है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जब भी कोई भी काम आप इलास्टिक वे में कर रहे होते हैं, सही है, इलास्टिक वे में जब कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे किसी स्प्रिंग को खींचना, ठीक है, एक स्प्रिंग है, आप उसको खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है जब आप उसको छोड़ते हैं, और वो प्रेशर से आता है। तो वो प्रेशर से इसी वजह से आता है कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, स्प्रिंग की। अच्छा, वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका बॉडीज एट रेस्ट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये भी देखें कि जो बॉडीज रेस्ट में होती हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर पोजेस करती हैं। ठीक है। वो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एक बॉल को किसी हाइट पर रखा हुआ है, तो आप जो उस हाइट पर बॉल को रख रहे हैं वो भी जो है वो उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर। ठीक है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, चाहे वो रेस्टिंग पोजीशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो, तब भी जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप P डॉट ई इज इक्वल टू mgh के फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत कॉमन लॉ है, हम मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ते रहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है
कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और इसी की आपको प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन करके जो है वो दिखानी है। वो इस तरह से कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m at height h above the ground, its kinetic energy at that point a is, देखें एक बॉडी है जिसका मास है m और वो एक पर्टिकुलर हाइट का अवेल कर रही है अबव द ग्राउंड। ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट इज, देखें बेटा अब इस पूरे इसको समझ लें कि ये एक बॉल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है जहां पर बॉल रखी हुई है। अब ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक ये अटेन करेगी। सही है, जितना ये ऊपर जाएगी। अब मैंने अभी बताया था कि बॉडी की मूवमेंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो, किसी भी बॉडी की मूवमेंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और जब कोई बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर बॉल क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी इस वक्त वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इस वक्त इसकी जीरो होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट अवेल करती रहेगी वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ड्रॉप होती रहेगी। सही है, गिरती रहेगी, और जैसे ही ये अपनी मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटली क्या हो जाएगी, जीरो। सही है, कोई भी पॉइंट समझना है तो मुझसे पूछ लिएगा। तो देखें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। देखिए मास तो बॉल का कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता, तो चाहे वो बॉल ग्राउंड में हो चाहे वो बॉल हाइट पर हो उसके मास में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी। असल क्या है, उसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड में चेंजेस आएंगी। देखिए ग्राउंड लेवल पर ऊपर जाने से पहले बॉल आपकी रुकी हुई थी। सही है, जब वो यहाँ पर थी यानी कि ग्राउंड लेवल पर थी तो इसका मतलब है कि बॉल रेस्टिंग पोजीशन में थी और उसके बाद उसने ऊपर जाना शुरू किया। सही है, तो अब जब वो रेस्टिंग पोजीशन में है तो उसकी वेलोसिटी जो काउंट होगी एट रेस्ट वो होगी जीरो। सही है, वेलोसिटी एट रेस्ट जो काउंट हो रही है वो उसकी क्या हो रही है, जीरो। तो अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले कैलकुलेट करें कि उस बॉल में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ m और v स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर हो गई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरा तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो पॉइंट ए पर ये पूरा इसका पॉइंट ए है और अगला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट बी होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी देखें, तो ये एक पर्टिकुलर हाइट कवर कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाएगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी में किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पर ये अभी इस वक्त इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। सही है, बढ़ रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, mgh। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम टोटल एनर्जी की बात करें तो बेटा टोटल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम आपस में ऐड करते हैं तो वो टोटल एनर्जी बन जाती है। तो टोटल एनर्जी आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट ए अगर हम देखें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आई जीरो और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप लोगों के पास आई mgh। जब दोनों को आपने प्लस किया, जीरो प्लस mgh, तो आपके पास जो है वो तो टोटल वैल्यू आई वो क्या आई आपकी mgh। ठीक है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आपकी आ गई mgh। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी बॉडी का एक दूसरा जो है वो मोशन कंसिडर करते हैं, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, सपोज द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम दिस हाइट एंड फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस x। अब हम सपोज करते हैं कि ये बॉडी जो है इस हाइट से रिलीज हुई यानी कि गिरी और
एक डिस्टेंस x तक वो नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। तो इसकी न्यू हाइट जो होगी वो h माइनस एक्स हो जाएगी। बेटा उसकी वजह क्या है, x जो है अब वो उसकी वो पोजीशन है जैसे जैसे वो नीचे गिरते वक्त अवेल कर रही है, ठीक है। और h जो थी वो उसकी मैक्सिमम हाइट थी। अब उसकी मैक्सिमम हाइट तो नहीं रहेगी क्योंकि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ये एक x है, ये एक x है, और आखिर में जो है वो पूरा ग्राउंड लेवल पर आ जाएगी ऑब्जेक्ट, सही है, ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। तो उसकी हाइट अब मैक्सिमम हाइट नहीं रहेगी बल्कि हाइट में से x को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी अब न्यू हाइट होगी। तो लिहाजा इट्स न्यू हाइट विल बी h माइनस एक्स। द वेलोसिटी with which it reaches point B is calculated by using the third equation of motion. अब जिस वेलोसिटी से ये पॉइंट B की तरफ जाएगी वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें पॉइंट बी की तरफ वो जा रही है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, सही है, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ गिर रही है तो लाजमी बात है कि वो किसी ना किसी वेलोसिटी से गिरेगी। तो उस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है 2GS, क्योंकि अब हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर होती है, ठीक है। बट यहाँ पर ए की जगह जी आएगा, और ए की जगह जी इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक हाइट के ऊपर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ग्रेविटी के लिहाज से होगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी, ठीक है। तो ए की जगह पर आ गया जी, 2GS यानी कि वो डिस्टेंस जो बाद में रिप्लेस हो जाएगा एक्स से। उसकी वजह यह है कि इस वक्त उसका डिस्टेंस जो है वो हाइट के ऊपर है, तो हम उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब देखें यहां पर VI स्क्वायर की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, तो बेटा अब जो इसकी ऊपर आने वाली वेलोसिटी जो पहले फाइनल थी फिगर ए में, इस वाली फिगर में ग्राउंड लेवल की वेलोसिटी इनिशियल थी और ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जो थी वो फाइनल थी, सही है, क्योंकि अब जो ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो एक सेकंड के लिए रुकेगी, सही है, और फिर दोबारा वो नीचे की तरफ आएगी, सही है, ऊपर जाने के बाद वो एक सेकंड रुकेगी और फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आएगी। तो जो एक सेकंड का रुकना होगा वो उसको इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देगा, यानी अब की बार ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब वो नीचे की तरफ आ रही है जिस स्पीड से आ रही है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी VF हो गई, और सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपकी VI हो गई, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पर एज वी नो इनिशियल वेलोसिटी आपकी बराबर हो गई 0 के, डिस्टेंस हो गया आपका बराबर x के, और देयरफॉर जो आपका टोटल फार्मूला बनेगा, टोटल फार्मूला जो आपका बनता है वो क्या है आपका 2gx, एक्सेलरेशन g से रिप्लेस हो रही है और डिस्टेंस जो है वो आपका x से रिप्लेस हो रहा है, तो 2gx इज इक्वल टू अब क्या है VF स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई है, तो ये आपका हो जाएगा 0 स्क्वायर। अब इसके बाद आप लोगों के पास, अब देखें VF और VI से तो हम वेलोसिटीज को उस वक्त अलग अलग करते हैं जब हमारे पास दो किस्म की वेलोसिटीज हो। अब आपके पास दो किस्म की वेलोसिटीज बची ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई है, एक ही वेलोसिटी बची है, तो उसको VF लिखने के बजाय हम सिंपल V स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। हम उसको VF स्क्वायर लिखने के बजाय सिंपल V स्क्वायर में लिख देंगे, क्योंकि अब आपके पास एक ही वेलोसिटी बची है। 1 2 या I और F तो हम लोग उस वक्त कर रहे होते हैं जब हमारे पास वेलोसिटीज एक से ज्यादा हो। अब इसके बाद आप लोगों के पास द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज, अब हम इस पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी करें तो बेटा देखें एक बात कि अब ऑब्जेक्ट क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, सही है। जैसे जैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आप लोगों के पास
2gx इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया। काइनेटिक एनर्जी की आपने फॉर्मूला रखा 1/2 mv²। अब बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, अगर आप वी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है और वो क्या है 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी आपके बराबर हो जाएगी 1/2m मल्टीप्लाई बाय 2gx। जो वी स्क्वायर की वैल्यू है उसकी जगह आपने 2gx पुट कर दिया। अब बेटा यहां पर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, सही है। तो 2 2 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा एम जी और एक्स, सही है। सिंपल क्या हो जाएगा एम जी एक्स। अब इसके बाद द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ये तो हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो इसकी आई है वो आई है इसकी एम जी एक्स के बराबर, ठीक है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास फॉर्मूला होता है एम जी एच, लेकिन अब की बार आपकी हाइट क्या है, इट्स न्यू हाइट विल बी एच माइनस एक्स। तो यहां पर उसकी हाइट की जगह पर क्या आ जाएगा एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी एम जी और साथ में एच माइनस एक्स, ठीक है। हाइट की जगह पर एच माइनस एक्स आ गया। अब इसमें आप लोग अब इसकी अगर हम पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करें तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपकी काइनेटिक है और ये आपकी जो है वो पोटेंशियल है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली थी पीछे पॉइंट बी की, वो क्या थी एम जी एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप पुट कर देंगे अपना एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली थी एम जी एच माइनस एक्स जो यहाँ पर निकाली थी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप पुट कर देंगे अपना एम जी और एच माइनस एक्स। तो लिहाजा ये एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स हो जाएगा। एम जी एक्स अपनी जगह पर, एम जी से एच को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एम जी एक्स और ये एम जी एक्स कैंसिल हो गया तो आपके पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी जो आई वो आई एम जी एच। तो लिहाजा देखें टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो आपके पास आई थी वो भी एम जी एच आई थी, सही है। और टोटल एनर्जी जो आपके पास पॉइंट बी आई है वो भी आपके पास क्या आई है एम जी एक्स, सॉरी एम जी एच। तो लिहाजा दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपकी टोटल एनर्जी जो है वो सेम है। तो लिहाजा ये बात प्रूफ होती है कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, और इस तरीके से आप अपनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो प्रूफ करेंगे। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को इस डेरिवेशन में? नो सर। नो सर। गुड। अब आ जाए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर। पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, सही है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कि कोई भी काम करने का जो रेट होता है वो आपके पास पावर कहलाता है। और इसको जो है आप यूनिट टाइम में भी साथ में लिखते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ यूनिट टाइम। क्योंकि बेटा टाइम का फैक्टर पावर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पावर क्या है, बेसिकली कोई भी काम करना, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो आपकी पावर है। बट बेटा इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर टाइम पावर का ताल्लुक जो है वो टाइम के फैक्टर से जरूर है। उसकी वजह ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल दो एथलीट हैं, ठीक है, जिनको जो है वो बोला जा रहा है कि आपको 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो भागकर कवर करना है, ठीक है। अब एक एथलीट जो है उस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को 20 मिनट में कवर करता है और दूसरा जो है उसको 25 मिनट में कवर करता है। एक 20 मिनट में करता है और दूसरा जो है वो उसको 25 मिनट में करता है। तो किसकी पावर ज्यादा होगी, 20 मिनट वाले की या 25 मिनट वाले की? हाँ भाई क्लास। सर एक बार और बोलें तो आपने क्या बोला अभी? मैं बोल रहा हूँ दो एथलीट हैं,
उनको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है भागकर, ठीक है। एक उस डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर करता है और दूसरा जो है वो उसको 25 मिनट में कवर करता है, सही है। तो किसकी ज्यादा होगी पावर, 20 मिनट्स वाले की या 25 मिनट वाले की? 20 मिनट्स वाले की। 20 मिनट्स वाले की। हालांकि जो टारगेट था वो दोनों ने अचीव किया है, ठीक है, टारगेट दोनों ने अचीव किया है, बट एक ने उसी टारगेट को जो है वो जल्दी अचीव किया है, दूसरे ने लेट अचीव किया है, ठीक है। तो लिहाजा पावर का ताल्लुक टाइम से है, तो पावर दोनों की काउंट होगी, बट किसकी ज्यादा है और किसकी कम है ये बात डिसाइड करेगी किससे, उनकी टाइम फैक्टर से, ठीक है। तो अगर एक बंदा एक काम करता है लेकिन वो ज्यादा टाइम लेता है और दूसरा वही काम करता है लेकिन कम टाइम में कर लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूसरे वाले की पावर ज्यादा है क्योंकि उसका टाइम फैक्टर भी कम आ रहा है। तो सिर्फ काम का करना पावर नहीं होता, बल्कि उस काम को उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से करना जो है वो बेसिकली पावर है, ठीक है, एक टाइम फैक्टर के हिसाब से। तो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर के जो है वो क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यहाँ पर डब्ल्यू स्मॉल होगा। तो पावर आपके पास क्या आ जाएगी, डब्ल्यू अपॉन टी। बेटा यूनिट्स ऑफ पावर जो है वो या तो जूल्स पर सेकंड लिया जाता है या फिर वॉट लिया जाता है, ठीक है। जो बल्ब वगैरह में भी होता है ना, जब हम सेवर्स वगैरह खरीदते हैं उसमें भी लिखा हुआ होता है 18 वॉट, 20 वॉट, 100 वॉट, जो भी। तो ये वॉट के हिसाब से जो है वो होता है, काउंट होता है। लास्ट टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं कि हमें फ्यूल कंज्यूम करने की जरूरत क्यों होती है, कंजर्व करने की जरूरत क्यों होती है। तो बेटा इसमें अगर ये सवाल आ भी जाता है तो वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, बट आप उसको अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि वाई वी नीड टू कंजर्व एनर्जी, हमें एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत क्यों है। तो बेटा उसकी वजह यह है कि एनर्जी की रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, सही है, और उसकी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, यानी हम एनर्जी को यूज बहुत ज्यादा करते हैं, जबकि उसी एनर्जी को जो है वो जनरेट करने के हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। और कुछ एनर्जीज तो ऐसी होती हैं बेटा जिसको हम जनरेट कर ही नहीं सकते, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल, आप कुछ भी कर लें पेट्रोल खुद नहीं बना सकते, पेट्रोल आपको जमीन से ही मिलता है। आप नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो कि नेचर आपको पेट्रोल देगी तो आप इसका यूज करेंगे। अब क्या है कि जो पेट्रोल एक कार के अंदर, एक कार में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, सही है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ड्राइव में 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है। उस 1 लीटर पेट्रोल को बनने में कई साल लगते हैं, सही है, 100 साल 150 साल उस 1 लीटर पेट्रोल को बनने में लग रहे होते हैं, जिसको खत्म करने में हमें मुश्किल से जो है वो 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल की जो है वो कंजप्शन बहुत ज्यादा है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो यही वजह है कि कोई भी एनर्जी जो है वो हमें अगर उसको कंजर्व करना है तो उसके वजह यही है कि हमारी कंजप्शन बहुत ज्यादा है एनर्जी से, तो लिहाजा इसी वजह से उनको जो है वो कंजर्व करने की जरूरत ज्यादा है। तो ये पैराग्राफ है, इसको आप केयरफुली रीड कर लिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा पूरा। अब बेटा आप लोगों को मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ अभी सॉल्व करने के लिए, अभी सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर दें अभी, ताकि मुझे भी जरा पता लगे कि आप लोग कितना क्लास में एक्टिव रहते हैं। और सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, कोई मुश्किल नहीं है। जी बेटा ये न्यूमेरिकल है आप लोगों का, इसको जो है वो कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है कार की, और
मास आपको गिवन है और साथ में उसकी वेलोसिटी भी आपको गिवन है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं इसका आंसर और फौरन। जी बेटा, अभी तक मुझे किसी की भी तरफ से आंसर नहीं आया है। इस्माइल, समीरा, ईमान। जी बेटा, क्या बेटा सबके माइक ऑफ हैं? क्लास नहीं लेनी आप लोग तो बेशक जो है वो लीव कर सकते हैं। अभी तक किसी एक की तरफ से भी सर 2 सेकेंड। जी। तो बेटा सर रिप्लाई 2 सेकेंड तो बेटा रिप्लाई तो आना चाहिए। कैलकुलेट कर रहे हैं।
पहले का आंसर आया आप लोगों का? पहले का तो आंसर बताएं मुझे। बाकी ये आयशा, ईमान, उमैम, लगता है बेटा मुझे आगे कंप्लेन करनी पड़ेगी आप लोगों की। समीरा, आपका पहला सवाल सॉल्व हुआ? नो सर। क्यों? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें? सर फॉर्मूला ही समझ नहीं आ रहा है कौन सा यूज करना है। बेटा इतना इतना डिटेल में आपको पढ़ाया है, इसमें डेटा में क्या क्या बनाया है आपने, पहले तो ये बताएं। डेटा में क्या क्या चीजें गिवन है? और इस्माइल, सर आप भी। मास मास उसका हाँ, 250 केजी है सही है। और वेलोसिटी उसकी 25 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मीटर पर बेटा सेकंड है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है के डॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। के डॉट इज इक्वल्स टू हाफ 1/2 एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर। जी। तो बेटा जब ये फॉर्मूला आपके पास हैगा तो बस सिंपल क्या करना है, इसमें मास की जगह मास पुट करें, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी पुट करें और उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा कर 2 से डिवाइड करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा, ओके सर 2 सेकंड्स। ठीक है। और इस्माइल, ये आज आपकी तरफ से भी रिस्पांस नहीं आ रहा। जी जी सर, मैं 2 मिनट कर रहा हूँ। पहला हो गया सवाल? नो सर। बेटा सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/2 मास की जगह पर आप अपना मास रखें जो कि गिवन है, वेलोसिटी की जगह पर आप अपनी वेलोसिटी रखें जो कि गिवन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करवा दो, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। सर इसकी काइनेटिक एनर्जी 3125 आ रही है। ठीक है, 3125 जूल्स, ठीक है बेटा, गुड। अच्छा अब दूसरे का मुझे डेटा बताएं, मैं एक सेकंड स्लाइड ओपन कर दूं। दूसरे का मुझे पहले तो बताइए न्यूमेरिकल किस चीज का है और इसमें पूछ क्या रहे हैं, इसका सिर्फ डेटा बताएं आप लोग। अब जी, क्या क्या चीज है इसमें गिवन है? मास गिवन है ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है। नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की मूवमेंट की वजह से एनर्जी, ठीक है।
तो ये है एनर्जी स्टोर्ड। तो डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसमें द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी किसको कहते हैं? कि बॉडी में स्टोर होने वाली एनर्जी किसको कहते हैं बेटा? मास। नहीं, नहीं नहीं। पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी जो बॉडी में स्टोर हो रही हो वो पोटेंशियल होती है, ठीक है। और मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो वो काइनेटिक होती है। और दूसरी बात कि ये भी कि कैलकुलेट इट्स हाइट, कि देखें बेटा जब आपके पास हाइट आ जाती है, तो जब हाइट आ जाती है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में हाइट नहीं आती, ठीक है। वहां पर वो ऑब्जेक्ट एक लीनियरली मूव कर रहा होता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट के हिसाब से उसकी मूवमेंट हो रही है, वो हाइट कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पास मास गिवन है, एनर्जी स्टोर कितनी है 20 जूल, और आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, याद है? फॉर्मूला याद ना हो तो ये फॉर्मूला है बेटा, P डॉट इज इक्वल टू mgh, ठीक है। एम मास और जी क्या होता है ये तो बेटा पता होना चाहिए, चैप्टर 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब चैप्टर 8 पर हैं हम लोग। बेटा जी की वैल्यू क्या होती है? बेटा अभी बता रहा हूँ, सही है, लेकिन याद रखिएगा अब ये वैल्यू कि जी की वैल्यू आप लोगों के पास जो है वो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इस डेटा को रखते हुए, लेकिन ये ग्रेविटी की वैल्यू याद रख लें बेटा, क्योंकि चैप्टर 3 से लेकर अब तक इतनी बार ग्रेविटी आ चुका है। तो अब इस डेटा को रखते हुए इसको सॉल्व करें जल्दी से। सर पहले 9.2 का स्क्वायर लेंगे। 9.2 का 9.2 तो है भी नहीं बेटा। ओह 9.8 सॉरी। नहीं नहीं, 9.8 का स्क्वायर क्यों लेंगे? ये देखें फार्मूले में स्क्वायर थोड़ी आता, P डॉट इज इक्वल टू mgh, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो बस मास है, मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड से 20 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। बेटा टाइम खत्म हो रहा है, वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जो है इस न्यूमेरिकल के आंसर पूछूंगा दोनों से।